हेलो फ्रेंड्स, टेक लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीजगणित का एक चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि 10 क्लास के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इस चैनल पर मैं मैथ का पूरा एनसीईआरटी पूरा क्लियर करूंगा। जो भी डाउट होगा उसका पूरा क्लियर करूंगा। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो देखिए मित्रों, तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग से वाकिफ करा देना चाहता हूं। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इसका नाम है। अब दो चर वाले का मतलब हुआ, देखिए मित्रों, दो चर का मतलब हुआ दो अलग अलग चर। फॉर एग्जांपल एक्स वाई ले सकते हैं, एस टी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ चर हो सकता है आपके सवाल में। तो ध्यान से देखिए, दो चर। अब दो चर का मतलब समझ गए होंगे आप। अब रैखिक का मतलब देखिए, रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। घात एक यानी पावर जो है मित्रों वो एक होना चाहिए। तो वैसे समीकरण को, और देखिए समीकरण का भी मतलब समझिए। समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे वो समीकरण है। दो चर, कुछ भी दो चर मिल सकता है आपको अल्फाबेट में, और घात एक होगा दोनों चर का तो रैखिक होगा, और बीच में कहीं बराबर का निशान मिलेगा, ये समीकरण हो गया। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका स्टैंडर्ड रूप बताना चाहता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या है, मानक रूप क्या है। तो वो देखिए ध्यान से। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ये एक समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ये समीकरण एक, यह समीकरण 2। तो देखिए मित्रों, इसका ये स्टैंडर्ड रूप है। अब आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एक समीकरण, इसका एक समीकरण का एक चर मतलब रैखिक समीकरण ये भी है, इसमें भी दो चर है, इसका अनंत हल होता है। लेकिन अब आप 10th क्लास में दो समीकरण का हल के बारे में पढ़ेंगे। अब अकेले हल इसका नहीं जानना है, तो दोनों समीकरण का कितना हल हो सकता है अब मैं इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इसके जाने कि इसको कितने तरीके से इसका हल ज्ञात करते हैं, यानी कहें कि रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, आप समझ गए कि ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। आपको पूरा इस चैप्टर में दो समीकरण मिलेगा और दोनों को हल करना है। अब इसको हल करने की विधियां समझिए। देखिए मित्रों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो मुख्य रूप से 4 विधियां हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है विलोपन विधि, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और चौथा है ग्राफीय विधि या उसी को आलेखीय विधि कहते हैं, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो ध्यान समझिए मित्रों, मैं चारों विधि आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक करके चारों विधि को डिटेल से समझा दूंगा आपको, फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो आप देख लिए कि ग्राफिकल द्विघात रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। विधि तो और भी है मित्रों, लेकिन आपको मुख्य रूप से 4 पढ़ना है। तो
तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हल रैखिक समीकरण को हल करने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानूं कि उसका कितना हल है, उसका हल है या नहीं है, अगर है तो कितना है। तो इस तरह से मैं कुछ बातें उसका जानूंगा। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसके बाद उसी का चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, ये मानक रूप तो आप पहले भी देख चुके हैं। अब मैं इसका अनुपात निकालूंगा a1 बटे a2 करके, जैसे a1 बटे a2 इस तरह से इसका अनुपात निकालूंगा b1 बटे b2 और इसका c1 बटे c2। तो इसी की तुलना करके a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका हल है या नहीं है, इसका हल संगत है या असंगत है। तो ध्यान से देखिए मित्रों, सबसे पहले यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, सॉरी b1 बटे b2 के। यदि a1 बटे a2 इसको पढ़ते हैं बराबर नहीं, नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो इस समीकरण का समीकरण युग्म बोलते हैं, क्योंकि दो समीकरण है इसलिए समीकरण युग्म बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर ऐसा हो जाए तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं, इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक हल का मतलब एक हल, और एक हल के सिचुएशन में, अद्वितीय हल के सिचुएशन में देखिए अद्वितीय हल, इसका मतलब हुआ केवल एक हल, केवल एक हल यानी x का एक मान और y का एक मान। उसके बाद इसी में जानेंगे कि संगत है या असंगत। तो इस सिचुएशन में समीकरण युग्म संगत होता है, जिसको इंग्लिश में कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब देखिए इसी के ग्राफ के बारे में जानेंगे, इसकी रेखाएं कैसी होगी। तो इसकी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी इस तरह से होगा, प्रतिच्छेदी का मतलब वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक बिंदु पर। तो आप समझ गए होंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, समीकरण युग्म संगत होता है और उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। तो मैं इसको ठीक ढंग से लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो आप समझ गए होंगे इसको, और इसी को दूसरी भाषा में अविरोधी भी कहा जाता है, अविरोधी समीकरण युग्म। अब देखिए दूसरा बात क्या है, यदि इसका अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो क्या होगा। तो फिर देखिए, तो इसका हल जो होगा वो अनंत होगा। यदि तीनों बराबर हो जाए तो इस समीकरण युग्म का अनंत हल होता है। तो समीकरण युग्म का कितना हल होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल, या इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और देखिए इसका ग्राफ यानी ये संगत होगा, यह जो है समीकरण युग्म संगत होगा। मैं फिर से आपको इसी तरह से लिख दूंगा, समीकरण युग्म संगत होगा और इसका ग्राफ यानी रेखाएं जो होगी, यदि इस यह सिचुएशन आ जाए तो रैखिक समीकरण युग्म का रेखा जो होगा वो होगा समपाती, यानी एक ही समीकरण युग्म मतलब दोनों रेखा एक ही रेखा पर चलेगी, इसको कहते हैं समपाती, समपाती या आश्रित, समपाती या आश्रित भी इसको कहते हैं। तो मित्रों आप यह भी समझ गए होंगे कि यदि इसका अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर हो तो समीकरण युग्म का अनंत हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और समीकरण युग्म संगत होता है और इसकी रेखाएं
समपाती होती है। समपाती मतलब समझ गए कि एक ही रेखा पर दोनों रेखा चलेगी। यानी हम समीकरण को देखकर, अगर आपको ये सब चीज याद है तो आप समीकरण को देखकर उसके बारे में पूरा समझ सकते हैं कि उसका कितना हल होगा, वो संगत है या असंगत है, और उसकी रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो मैं आप देखिए इसको ठीक ढंग से आपको लिख देता हूं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। समीकरण युग्म संगत होगा, रेखाएं समपाती या आश्रित होगी, और समपाती रेखा मतलब दोनों रेखा एक ही पर चलेगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप ये सब समझ गए होंगे। अब मैं तीसरा पॉइंट पर चर्चा करूंगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो और बराबर नहीं c1 बटे c2 हो, यानी दो बराबर हो जाए, ये दोनों का अनुपात बराबर हो जाए और इसका ना हो तो इस सिचुएशन में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इसका हल संभव नहीं होता है, कोई हल नहीं इस सिचुएशन में होता है। समीकरण युग्म असंगत होता है। देखिए कोई हल नहीं हो गया, एक बात। दूसरा बात, समीकरण युग्म असंगत होता है। समीकरण युग्म असंगत होता है, और रेखाएं समांतर होती है। इस तरह से इस समीकरण को लेकर यदि ग्राफ खींचा जाए ग्राफ कॉपी में तो उसकी रेखाएं समांतर होगी। इसको विरोधी भी कहा जाता है, विरोधी समीकरण युग्म। तो फिर से देखिए मित्रों, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं नॉट इक्वल c1 बटे c2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा और रेखाएं विरोधी होगी। तो अब आप किसी भी समीकरण को देख करके आप सब कुछ उसका ब्यौरा बता सकते हैं। तो मैं आप एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं मित्रों। तो देखिए यह एक क्वेश्चन है, 3x + 5y = 7 और 5x + 12y = 14, यह एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसी a1 और a2 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a1 क्या हुआ, a1 हुआ पहला समीकरण का x का गुणन, तो जो कि 3 है, ये आपका a1 हुआ 3। a2 जो हुआ, सॉरी b1 अब लेते हैं, b1 जो हुआ वो हुआ आपका 5, पहला समीकरण से लेंगे, और c1 जो हुआ वो हुआ आपका 7। तो यहाँ पर आप देखिए सोचते होंगे कि अगर इसको बराबर के इस तरफ लेते तो क्या होता, तो इस तरफ लेते तो यहाँ नेगेटिव होता, प्लस है तो माइनस होता, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होता, दोनों का चिन्ह तो बराबर ही होता, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए a2 कितना है 5, b2 कितना है 12 और c2 कितना है 14। तो अब आप इसका अनुपात निकालिए, a1/a2, a1 का वैल्यू 3 और अपन 5, फिर b1/b2 निकालिए, b1 का वैल्यू 5/12। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब बराबर नहीं है इसलिए इसका क्या होगा, इस समीकरण युग्म का क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि आपसे संगत और असंगत पूछा जाए तो इसका क्या होगा, संगत समीकरण होगा, ये समीकरण युग्म संगत होगा। और इसके ग्राफ के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो आप
आशा करता हूँ कि मित्रों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत, इसके कितने हल हैं या इसकी रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो इतना के बाद मैं आपको अब सवाल की ओर लेके चलूंगा, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन है 7x - 2y = 8, 3x + 4y = 18। इसको मैं आपको विलोपन विधि से हल करके बताऊंगा। सबसे पहले विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक चर को विलुप्त कर देना, एलिमिनेट कर दीजिए एक चर को, जिसका मर्जी उसका कर दीजिए, या तो x को कर दीजिए या y को कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए आखिर कैसे करते हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझिए। कि जैसे देखिए यहाँ पर दोनों में प्लस है और यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो आप जानते हैं कि दो तरह का चिन्ह जो होता है वो घट जाता है, तो इसको एलिमिनेट करना आसान होगा आपके लिए y को। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 2 है, यदि इस पूरे समीकरण को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे समीकरण को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा और दोनों 4 -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखा जाता है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको 2 से गुना किया, और इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखिए क्या होगा, इसको 2 से पूरे को गुना कर दीजिए, 7 को 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 14x, इसको 2 से गुना कर दीजिए, -4y, इसको कर दीजिए तो 8 दूनी 16, इसको कर दीजिए, इसको तो गुना किए नहीं है, इसी तरह लिख दीजिए 3x + 4y = 18। अब देखिए इस दोनों समीकरण को आपको जोड़ना है। समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिए और 2 को जोड़ दिए, तो जोड़े ही क्यों, इसलिए जोड़े कि दोनों का चिन्ह दो तरह का है, ये है। अब चिन्ह परिवर्तित करने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको जोड़ दीजिए। प्लस के कारण चिन्ह नहीं बदलेगा, ये दोनों देखिए सेम सेम है, कट के 0 हो गया, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 17x, इधर हो जाएगा 34। x = ये गुना में है, इसको भाग में लेके चलिए, 34/70, 2 बार में काट दीजिए, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को, x के मान को चाहे समीकरण 1 या 2 जिसमें आसान लगे उसमें रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो देखिए मैं 1 में रखता हूं, x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण देखिए 7x - 2y = 8, 7x का वैल्यू 2 रख दीजिए, -2y = 8, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 हो गया, 2y = 8। अब देखिए इस माइनस सहित इसको इस तरफ रखने दीजिए, -2y बराबर किस तरफ 8 है, ये प्लस है, इसको इधर लेके आइए माइनस हो जाएगा, -2y = -6, ये गुना में है तो y के साथ गुना में है, फिर -6 गुना से भाग में चला जाएगा, -2 माइनस कैंसिल आउट, 2 3 6, तो y का वैल्यू 3। अतः x बराबर तो y = 3 समीकरण युग्म का हल है, समीकरण युग्म का हल है। तो आप देखिए किस तरह से ये विलोपन विधि बनता है, किसी एक चर को विलुप्त कर देना, चाहे x या y को, किसी को भी बना सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो अब आप अपने एनसीईआरटी बुक को लें,
चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लें और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि मित्रों आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में सवाल को लिख के भेजने का, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए मित्रों, मैं अगले क्लास में आपको इसका दूसरा मेथड बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों।